Hi, welcome to the Dental Show, where dentistry is simplified. My name is Dr. Geetam. एंड माई सेल्फ डॉक्टर शुभांगी कड़ू. We are practicing dentist और हम यहाँ बात करते हैं डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आसान और नॉर्मल लैंग्वेज में. आज का हमारा टॉपिक है डेंटल केरीज, जहाँ हम बात कर रहे हैं दांतों में सड़न के बारे में आसान और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि दांतों में केरीज होती कैसे है, कैविटी और केरीज में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डेंटल केरीज में इफ़ेक्ट करते हैं और क्या प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी है. तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ डेंटल केरीज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेंटल केरीज एंड डेंटल कैविटीज. ओके, सो डेंटल केरीज इज़ अ काइंड ऑफ एन इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिसऑर्डर, जिसे लैटिन वर्ड में रोट बोला जाता है, या अपन कॉमन लैंग्वेज में टूथ डिके भी इसको बोलते हैं. इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स. इट्स अ बैक्टीरिया प्लस टूथ प्लस योर शुगरी फूड्स, योर शुगरी सब्सटेंसेस और स्टिकी फूड्स. जब भी पेशेंट या जब भी कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड्स खाते हैं तो इसमें बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होकर एक ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन होता है दैट कैन लीड टू अ केरीज. कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारे दांतों में गड्ढा हो गया है जिसके कारण बहुत ज़्यादा खाना फंस रहा है. तो दैट होल दैट इज़ कॉल्ड अ cavity. So there is a basic difference between these caries and cavities. Cavity is kind of a hole, जहाँ पे भी आप गड्ढा देखेंगे दांतों में, that is a cavity. And caries is kind of a blackish discoloration या pinpoint depression in the tooth. So there are many causes for the caries. There are many causes for the caries. Caries is a multifactorial thing. हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कारण से केरीज हो रही है. कई बार पेशेंट्स का यही कॉमनली आस्क क्वेश्चन होता है कि हमारे दांतों में केरीज का क्या कारण है. सो हम नहीं बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कारण है. जैसे बहुत सारे फैक्टर्स है, इसमें सबसे पहले है हमारे डाइटरी पैटर्न्स. जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं लाइक शुगर और दांतों में चिपचिपा खाना जो फंसा रहता है, उसके कारण केरीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. उसके बाद सेकंड एक है सलाइवा का पीएच. सलाइवा का पीएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम बहुत शुगरी फूड कंज्यूम करते हैं तो सलाइवा का पीएच डाउन होता है. उसकी वजह से भी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और एसिड प्रोडक्शन के कारण हमारे दांतों में केरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फिर हमारे दांतों में और हमारे ओरल कैविटी में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डिके. इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि कुछ एक्सटेंट तक टाइम, अगर बहुत देर तक खाना दांतों में फंसा है या बहुत देर तक हमारे ओरल कैविटी को एसिडिक मीडियम मिल रहा है तो भी केरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि सिस्टमिक डिसीजेस, सम सिस्टमिक डिसीजेस लाइक डायबिटीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सर्टन कैंसर्स, इन सारी कंडीशंस में भी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और केरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ओरल हाइजीन. ओरल हाइजीन इज़ ऑल्सो वेरी इफ़ेक्टिव. अगर आप कुछ भी खा रहे हैं और वो दांतों में फंसा है और आप प्रॉपरली ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों में भी देखा गया है कि बच्चे भी प्रॉपरली अगर ब्रश नहीं करते हैं तो दे आर मोर प्रोन टू केरीज. ओरल हाइजीन इज़ द मेन फैक्टर जिसके कारण केरीज हो सकती है. उसके अलावा सर्टन फैक्टर्स आर लाइक बार बार रिपीटेडली शुगर कंजम्पशन करना. क्या प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स लेके आती हैं कि उनको कैविटीज़ हो रही हैं या उनको केरीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है. तो क्या ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ केरीज और कैविटीज़? सी, केरीज होना सडनली ये नहीं हो सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको केरीज डेवलप हो गए हैं. इट इज़ लाइक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपको आज से स्टार्ट हुआ है तो आपको थोड़े टाइम बाद सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. तो प्रेगनेंसी येस एक इंड्यूसिंग फैक्टर है कि इसमें हो सकता है, लेकिन कुछ हार्मोन शिफ्ट्स भी होते हैं जिसके कारण भी कैविटीज़ या केरीज होने के चांसेस रहते हैं. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब प्रेगनेंसी में अगर ऑलरेडी केरीज प्रेजेंट है तो हमें सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं. सो क्या ये होता है कि केरीज का हम लेवल पता कर सके कि ये एक इनिशियल लेवल पे है या एक डीपर लेवल में पहुंच चुके हैं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? यस, हम देखिए बेसिकली दांतों में 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प.
जब भी कैविटी, इनेमल इज द आउटर मोस्ट लेयर, जब भी कैविटी इनेमल तक पहुंचेगी, जब भी तक केरीज इनेमल तक पहुंचेगी, तब हमें दांतों में कोई सेंसेशन फील नहीं होगा. हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम उसमें ये देख सकते हैं कि कुछ ब्लैकिश या वाइटिश डिस्कलरेशन है, वाइटिश स्पॉट टाइप का दिखेगा या ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिखेगा, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ कैविटीज या कोई कैच या कोई गड्ढा टाइप का फील होगा. तो बट देयर इज़ नो पेन एंड देयर इज़ नो सिम्टम, बट इट लीड्स टू सेकेंड मोस्ट लेयर दैट इज़ कॉल्ड डेंटीन. अगर डेंटीन तक हमारा सडन चला गया है, देन विल स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ की सेंसिटिविटी टू हॉट लग रहा है, टू कोल्ड लग रहा है और टू स्वीट लग रहा है. ये हम बोल सकते हैं. और अगर पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ पेन, अगर ऐसा है कि हमें बहुत सीवियर टूथेक हो रहा है, इसका मतलब कि अगर ये इफ़ इट इज़ लाइक फॉर बिकॉज ऑफ कैविटी, और तो ये है कि हमारा केरीज जो है वो बहुत डीपर लेयर तक पहुंच चुका है और वो पल्प तक पहुंच गया है. ओके, यस. सो लेट्स डिस्कस मोर. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ केरीज, लाइक जो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ सरफेसेस. यस यस. जैसे दांतों में जो बाहर लेयर दिख रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इंसाइजल और द ऑक्लूजल सरफेसेस. इंटरडेंटली जैसे स्मूथ सरफेस होती हैं, और दांतों के अंदर जो बेसिकली बोन में छिपी हुई, दैट इज़ अ रूट सरफेस. सो बेसिकली केरीज प्रोग्रेशन जो होता है, जैसे पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे थोड़े दिनों पहले ही दांतों में गड्ढा हो गया और उसी के कारण मुझे एकदम से पेन हो रहा है. सो दिस इज़ अ अक्यूट प्रोग्रेशन ऑफ द केरीज, जिसमें जो हमारी डीपेस्ट लेयर होती है, डेट इज़ द पल्प या नसें, जो दांतों की नसें होती है, उसका बहुत जल्दी फास्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. वही अगर आपने कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हुए देखे होंगे जो बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत दिनों से गड्ढा हुआ है बट मुझे तो दर्द नहीं है, बट क्योंकि मेरा खाना फंस रहा है इसलिए मैं आपके पास आई हूँ. तो दिस इज़ द थिंग विच कैन बी पॉसिबल बिकॉज ये क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है. इसके लिए कुछ नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो जब ये क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है तो हाँ इतने जल्दी आपको पेन नहीं लगेगा, बट द कैविटी एंड विल बी देयर एंड द प्रोग्रेशन, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेशन इज स्लो. तो वो एक नसों तक जाने की प्रोग्रेस जो होगी वो थोड़ी स्लो हो जाती है. देन देयर आर द अदर वेरिएंट ऑफ द केरीज जो बहुत कॉमनली बच्चों में दिखाई देता है, डेट इज़ द रैम्पेंट केरीज एंड द नर्सिंग बोटल केरीज. बच्चों को देखा होगा या पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं और वो बोलेंगे कि सामने के सारे दांत में इसके कीड़े लग गए, या मोर देन 10 टूथ इन्वॉल्व हो गई है बिकॉज ऑफ द केरीज. तो डेट विल बी योर रैम्पेंट केरीज. द अदर वेरिएंट दैट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रंस आर द नर्सिंग बॉटल केरीज. बहुत बार ये होता है कि बच्चा दूध ले रहा है, रात भर कंज्यूम करके उसी को मुंह में रख के सुबह तक उसके मुंह में ही है और वो मिल्क का कंजप्शन ले रहा है, एक शुगरी कंजप्शन ले रहा है, तो जिसके कारण नर्सिंग बॉटल केरीज या हम लोग उसे बेबी बॉटल सिंड्रोम भी बोलते हैं. नाउ क्या हम लोग केरीज को कैसे पता लगा सकते हैं कि केरीज है, या कोई डायग्नोस्टिक एड्स हैं इसके जिससे हम पता कर सके कि हाँ ये इस लेवल पे पहुंच चुका है या ये डीपर लेवल पे, या घर में ही हम इसको चेक कर सकें? यस, केरीज डायग्नोसिस के मल्टीपल टूल्स हैं. हम अगर पेशेंट ओरिएंटेड बात करें तो पेशेंट ओरिएंटेड में ये रहता है कि अगर हमें, जैसे आपने बताया कि खाना फंस रहा है या कोई ब्लैकिश बोल रहे हैं कि दांतों में कुछ ब्लैकिश डिस्कलरेशन टाइप का दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट अपने खुद से ये बोल सकता है, या सेंसिटिविटी हो रही है तो पेशेंट खुद से बोल सकता है देयर माइट बी अ चांसेस ऑफ कैविटी. बट अगर जब आप क्लिनिक में आते हैं या आप ऑफिस में आते हैं तब जो डेंटिस्ट एग्जामिन करते हैं, तो डेंटिस्ट सबसे पहले एग्जामिन करेंगे विजुअल से. सबसे पहले जब देख के ही हमें पता पड़ जाता है कि ये कैविटी है या कोई डिके है. उसके बाद टैक्टाइल्स होते हैं. टैक्टाइल्स में हम प्रोबिंग करके देखते हैं इफ़ देयर इज़ क्योंकि कभी कभी ये रहता है कि ऑक्लूजल सर्फेसेस पे कुछ स्टेनिंग भी होती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैकिश डिस्कलरेशन. बट ब्लैकिश डिस्कलरेशन की जो स्टेनिंग है, इफ़ वी आर प्रोबिंग ओवर द टूथ सर्फेस, तो अगर कुछ कैच है या हमारा इंस्ट्रूमेंट अटक रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यस देयर आर चांसेस ऑफ कैविटीज़. तो वो कैच अगर आया है तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड टैक्टाइल सेंसेशन. उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है जैसे एज यू सेड कि इंटरडेंटल स्पेसेस में हमें पता नहीं पड़ता कि
खाना तो फंस रहा है या देयर इज़ अ पेन, बट हम ये नहीं बोल सकते कि दांतों में ऐसा हो रहा है कि ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा है बट वाई इट इज़ लाइक दिस। तो हम जब इन ऑफिस जब पेशेंट्स हमारे पास डेंटल के क्लिनिक्स में आते हैं तब हम सबसे पहले उनको देख के बता सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये कर सकते हैं कि हम डेंटल एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज के थ्रू हम जाके क्लियरली पता कर सकते हैं कि दांतों में कैविटी किस दांत में है, कितना एक्सटेंशन है, अब हमें उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे करना है। उसके अलावा हम लेज़र डिटेक्शंस भी होते हैं, कुछ लेज़र से भी हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ डाइज होते हैं, उसमें भी कुछ डाइज है जो हम टूथ सरफेस पे डालते हैं और फिर उसमें हम अलग से देख सकते हैं कि येस देयर इज़ अ पार्ट ऑफ टूथ इन्वॉल्व। दीज आर द मेन फैक्टर्स जो जिसमें हम केरीज जो कॉमनली यूज़ होते हैं जो केरीज डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये है कि केरीज होने या कैसे होता है, कैसे दिखता है, हमने बात कर लिया, लेकिन केरीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सो देर आर वेरियस वेज जिससे हम केरीज या कैविटी होने से बच सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, डाइटरी कंजप्शन, कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन या शुगरी फूड्स का कंजप्शन या ग्लूकोज का कंजप्शन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कैविटीज़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली वी जस्ट हैव टू शिफ्ट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स टू मोर प्रोटीन्स। आई एम नॉट सेइंग कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है, बट एक प्रपोर्शन आप प्रॉपर एक सेट कर ले कि उसमें थोड़ा शुगरी सब्स्टिट्यूट्स कम ले ले या फिर प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ा ले। एक डाइटरी काउंसलिंग आप जैसे अगर एडल्ट्स की भी या मेनली जो बच्चे होते हैं उनकी आप थोड़ा अगर डाइटरी काउंसलिंग हम लोग करवा दें, क्योंकि उन्हीं में एक टेंडेंसी होती है कि हम फ्रेंड्स के साथ गए हैं, आज टॉफ़ी खाना है, आज चॉकलेट्स खाने हैं, दे आर जस्ट रेगुलरली डूइंग दिस एंड फिर कैविटीज़ होने लग जाती है। तो थोड़ा एक डाइटरी काउंसलिंग भी अगर उनकी हो जाए तो कैविटीज़ से बचा जा सकता है। थर्ड थिंग विल बी द शुगर सब्स्टिट्यूट्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जैसे फ्लोराइड एप्लीकेशंस होती हैं। फ्लोराइड एप्लीकेशन से हम लोग कैविटीज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज़ द लेवल फिक्स फॉर द फ्लोराइड एप्लीकेशन। फ्लोराइड शुड बी इन अ क्वांटिटी ऑफ द 1 ppm। ऐदर या तो आप टूथपेस्ट में इसका कंजप्शन या फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ले लीजिए, या गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स इसमें लेके आ रही हैं, जैसे कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें फ्लोराइड की कंजप्शन कम होता है। आप उस पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे कि वहाँ के लोगों में ज़्यादा कैविटीज़ मिल रही है रादर देन वो एरिया जहाँ के पानी में एक्चुअली फ्लोराइड है। तो बेसिकली वाटर फ्लोरिडेशन भी एक कंसेप्ट है जिससे हम फ्लोराइड की मात्रा को बढ़ा के और एक कैविटी से प्रिवेंट कर सकते हैं, या स्कूल फ्लोरिडेशंस भी होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे फ्लोराइड का हमने सब कर लिया, बट कभी ये देखा है कि पेट्स एंड फिशर्स भी बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। तो उनको हम पहले ही अगर सील कर दे, जैसे हमने देख लिया कि हाँ हमारे बच्चे में ये थोड़े से जो ऊपर की जो सरफेसेस है वो डीप लग रही है, सो एज वी नो कि उसमें बहुत ज़्यादा रिटेंशन होगा एंड हम वो क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक टेक्निक है कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए, आप उन्हें बोलिए कि ये ऐसा बहुत ज़्यादा डीप सा लग रहा है, तो हिल चेक एंड हिल लेट यू नो कि हाँ हम इसको सील कर सकते हैं, हम पिट एंड फिशर सीलेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी कैविटी होने के चांसेस हैं वो कम हो जाए, क्योंकि एक बेसिकली जैसे एरिया वो कवर हो जाएगा तो वो आगे चल के कैविटी के लिए प्रोन नहीं रहेगा। ओके, सो दिस आर द थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन प्रिवेंट द केरीज और द कैविटीज़। जैसे हम बहुत बात करते हैं कि हम डाइटरी काउंसलिंग कर देंगे या हम शुगर सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, बट दिस आर द कॉमन थिंग्स दैट फ्रॉम विच वी कैन प्रिवेंट द केरीज। बट आर देयर एनी काइंड ऑफ न्यू एडवांसमेंट जिससे हम लोग केरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? Yes, there are advancement, but still the search is going on. डेंटल वैक्सीन भी है जिनकी स्टडीज़ देखी गई है। डेंटल वैक्सीन में बेसिकली डेंटल वैक्सीन का ये काम होता है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज़ बना के जो बैक्टीरिया है उसको हिंडर किया जाए। जब हम हमारी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इज़ द मेन बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल केरीज। यस, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस दांतों पे चिपकता है, एसिड फॉर्मेशन करता है और उसके कारण टूथ डिके होता है। दिस इज़ द बेसिक
थिंग फॉर केरीज. बट जब हम वो वैक्सीन इंसर्ट करते हैं तो दैट इज़ जो एंटीजन हमारी बॉडी में हम इम्प्लांट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, वो पार्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है. उससे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में जो स्टिमुलेशन होता है उससे वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है. एंटीबॉडीज़ दैट इज़ कॉल्ड IgA एंड IgG. IgA जो रहता है वो बैक्टीरिया को टूथ सरफेस पे अडहेर होने से प्रिवेंट करता है, और IgG जो बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होती है, जो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, उसी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है. तो एंटीबॉडीज़ इस तरीके से काम करती है हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी में एक रिमेम्बरेंस सिस्टम है. जब भी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स का क्वांटिटी या कॉलोनी हमारे मुंह में डेवलप होगी बिकॉज ऑफ शुगरी कंजम्पशन एंड एनीथिंग, तब हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज उससे रिस्पॉन्स करेगी. तो दैट इज़ समथिंग लाइक कि ये अच्छा विकल्प है, लेकिन अभी तक कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल नहीं है. और स्टिल द रिसर्चर्स आर गोइंग ऑन कि हम वैक्सीन को कब ला सकते हैं या कब नहीं ला सकते. देर आर वेरी मैनी फैक्टर्स जो इस पे इफेक्ट करते हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट कमर्शियली अवेलेबल फॉर द आम जनता. ये तो गई केरीज प्रिवेंशन की बात की, हम कैसे केरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. बट क्या कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत हाईली रिस्क में हैं, जिनको केरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं? यस, हाई रिस्क पेशेंट में हम देखें तो सबसे पहले जैसे मैंने सिस्टमिक कंडीशंस के बारे में बताया था कि सिस्टमिक कंडीशंस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो पेशेंट्स में देखा गया है. उनके अलावा हम बोल सकते हैं जिनका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, वो पेशेंट्स होते हैं. जिसमें और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके एक दांत में एक पे कैविटी या केरीज जनरेट हुई है. दीज आर मोर प्रोन टू अदर केरीज. जिन लोगों के दांतों में मल्टीपल केरीज अवेलेबल है वो भी ज़्यादा है. जीरोस्टोमिया के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं जिनमें केरीज की होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. क्या ये किसी तरह से इंटरलिंक्ड है? जैसे बहुत सारे कैंसरस पेशेंट्स होते हैं, वो भी कीमोथेरेपीज या वो भी बहुत रेडिएशंस के लिए एक्सपोज हो जाते हैं, तो इज इट काइंड ऑफ कि वो भी बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क में आएंगे कि उनको बहुत ज़्यादा केरीज हो रही हैं because of radiations and all? Yes, because of radiations and radiations also cause xerostomia. तो xerostomia के कारण भी होता है. उसके बाद उनकी इम्यूनिटी इटसेल्फ जो बहुत वीक हो जाती है, जहाँ पे बैक्टीरिया को भी और चांसेस मिल जाता है ग्रो करने का, और फिर सारा प्रोसेस होता है विच अगेन रेडिएशन इंड्यूस केरीज. यस. सो दिस इज़ द थिंग. बट अगर केरीज हो ही गई है, हमने बहुत प्रिवेंट कर लिया है, बट अब केरीज हो ही गई है, कैविटीज़ हो ही गई है, पेन हो रहा है, सेंसेशंस हो रहे हैं, तो क्या उसको हम ट्रीट कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर केरीज. उसमें सबसे पहले आता है कि केरीज का एक्सटेंड कितना है. अगर केरीज जैसे मैंने पहले बताया कि इनेमल सर्फेसिस तक है, अगर इनेमल सरफेस में है तो हमें यह है कि हम उसको एक्सकवेट करेंगे विथ कॉमनली जो यूज होता है वो ड्रिल्स होते हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बेसिकली देयर आर एरोटस. हम एरोटस के थ्रू उसको एक्सकवेट करते हैं. जो वहाँ पे हमारा टूथ स्ट्रक्चर रिमेनिंग होता है या एक गड्ढा जैसा फॉर्म होता है डिकेड पोर्शन को हटा के, उसको फिर हम रेस्टोर करते हैं विथ वेरियस सीमेंट्स. सीमेंट्स बहुत तरीके की अवेलेबल है, बट नॉर्मली वी आर यूज GIC और composite resin material. These are the tooth color filling materials which are available to restore the teeth. उसके अलावा अगर जो कैविटी है वो बहुत डीप चली गई है और पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन, तो हम फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं. यस. लेकिन अगर कभी ऐसा है कि इन बिटवीन है कि रूट कैनाल जो इनर मोस्ट लेयर है पल्प, अगर वहाँ तक है और देयर आर 50-50 चांसेस ऑफ गोइंग फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और अगर ऐसा है कि हमने पेशेंट को ये बोल दिया है कि हाँ आपको इससे फिलिंग से हो जाएगा रूट कैनाल तक. बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है ये कि हमारा रूट कैनाल से नहीं होगा, रूट कैनाल तक नहीं जाते हैं और हम सिर्फ फिलिंग से क्यों नहीं कर सकते. तो देयर आर चांसेस कि अगर बॉर्डर लाइन केसेस है तो हम उसको इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग और डायरेक्ट पल्प कैपिंग से भी सेव कर सकते हैं. बट बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको एक फोबिया होता है या बहुत ज़्यादा वो डरते हैं ड्रिल से या जो हम लोग एरोटर्स यूज़ करते हैं उससे. तो क्या कोई और दूसरी टेक्निक्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द केरीज एक्सकवेशन या फिर केरीज के ट्रीटमेंट के लिए? यस. जैसे ड्रिल्स से डर लगता है तो एक लेज़र्स आर द ऑप्शन कि हम लेज़र से भी एक्सकवेशन ऑफ केरीज कर सकते हैं. वो कंपैरेटिवली नॉन इन्वेजिव होता है. जैसे जो ड्रिल्स रहते हैं उसके कंपैरिजन में कम रहता है, बट द प्रोसेस इज सेम. वी डू एक्टिवेशन ऑफ केरीज एंड रिस्टोर द टूथ. उसके अलावा जैसे कैरी सॉल्व और कैरी डेक्स,
ये सब जो सोल्यूशंस होते हैं उसको हम टूथ पे अप्लाई करते हैं. वी वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स. उसके बाद हम उसको हैंड इंस्ट्रूमेंट से ईजीली एक्सकवेट कर सकते हैं. Okay. जो बच्चे स्पेशली इन पीडो पेशेंट्स अगर बोले तो बच्चों को ड्रिल्स वगैरह से काफ़ी डर लगता है, तो हम उसमें ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. ट्रीटमेंट पार्ट के बाद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत कॉमन सवाल हमसे पूछते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं. जैसे बहुत कॉमनली एक आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या केरीज अपने आप हील हो सकती है. बहुत अगर अर्ली स्टेज पे केरीज है तो यस हम लोग उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, बट अगर केरीज पूरी तरह डीपर लेवल पे जा चुकी है तो डेट विल बी इरिवर्सिबल. नो डाउट फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस ही हैं जिससे हम केरीज को ट्रीट कर सकते हैं. बट अगर बहुत अर्ली केरीज में है तो जैसे कि गुड ओरल हाइजीन, कुछ सर्टेन ब्रशिंग टेक्निक्स, प्रॉपर वे में ब्रश करना, डाइटरी काउंसलिंग या डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आके पूछते हैं कि ठीक है अगर आपने बोल दिया है कि हम बहुत शुगर ना लें, तो क्या फिर ऐसी ड्रिंक्स भी आती हैं मार्केट में कि जो शुगर फ्री होती हैं, तो वो क्या केरीज से वो ईजी रहेगा कि हम उसको ले लें और हम केरीज से बच जाएं? नो, शुगर फ्री ड्रिंक्स आर नॉट एडवाइजेबल. हम ये नहीं बोल सकते कि शुगर फ्री ड्रिंक्स हमने ले लिया तो देर आर नो चांसेस कि हमें केरीज कभी भी नहीं होगी. शुगर फ्री ड्रिंक्स जो रहते हैं वो अगेन एसिडिक मीडियम कॉज करते हैं मुंह में. जब भी हम शुगर फ्री ड्रिंक्स भी कंज्यूम करते हैं तभी भी दैट कॉज एसिडिक एनवायरनमेंट इन द ओरल कैविटी एंड अगेन इट लीड्स टू डेंटल डिके और इनेमल इरोजन. ये जो सवाल है ये ऑलमोस्ट मेरी 10 years ऑफ प्रैक्टिस में मुझसे शायद ऑलमोस्ट हर पेशेंट ने पूछा है. एंड दैट इज़ लाइक क्या हम ब्रश रेगुलरली करते हैं तो भी हमारे दांतों में कैविटीज़ हो सकती हैं. Yes, I know this is a big question जो हर कोई पूछता है. Yes. ब्रशिंग भी आप कर रहे हैं बट आपने देखा होगा कि ब्रशिंग कैसे कर रहे हैं लोग, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए. तो इस चीज़ों में क्या होता है कि प्रॉपरली ब्रशिंग टेक्निक आप नहीं ले रहे, आप नहीं कर रहे प्रॉपरली कैसे हमको ब्रश करना है. ब्रशिंग टेक्निक्स ऐसे होती है कि उसको प्रॉपरली मॉडिफाइड सर्कुलर मोशन में और 1 ही मिनट तक आपको यूज़ करना है. प्लस अगर आप गम्स में एंटीरियरली अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो 45 डिग्रीज टू द गम लाइन से 2 and 4 प्लस कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन ऑन द पोस्टीरियर साइड. ऐसे अगर हम लोग प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक अगर यूज़ करते हैं तो ज़रूर कंपैरेटिवली जो केरीज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि रेगुलर ब्रशिंग से यू कैन प्रिवेंट द केरीज, बट प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक शुड ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट द केरीज. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो मुझे भी हर कोई पूछता ही है. कि कितने ऑफनली डेंटिस्ट के पास चले जाएं, क्योंकि थोड़ा फियर रहता है आई नो, बट कितने ऑफनली हम डेंटिस्ट के पास जाए कि हम इन सारी चीज़ों से बच जाएं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि हमें हर 6 months में डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता पड़ता है कि हमारे दांतों में कोई डेवलपमेंटल केरीज हो रही है या नहीं. इट्स लाइक कि सिम्टम्स, जब तक अगर आपको सिम्टम्स नहीं आएगा तब तक ऐसा रहेगा कि आपको अगर कोई केरीज डेवलप भी हो रही है या कोई भी ओरल कैविटी का प्रॉब्लम या कोई भी टूथ प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो आपको बहुत बाद में पता पड़ेगा. क्योंकि सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं. अगर आपको इनिशियल लेवल पे कुछ भी है तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा देयर इज़ अ प्रॉब्लम. इसलिए हमारा आपको यही एडवाइस है कि आप एवरी 6 months में डेंटिस्ट के पास जाएं. कुछ पेशेंट्स है जैसे हाई रिस्क पेशेंट्स मैंने आपको बताए, हाई रिस्क पेशेंट्स में ऐसा है कि उनको और फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. बट या एवरी 6 months इज़ ओके. आप एवरी 6 to 8 months में भी जा सकते हैं. बट या जैसे हम कार की सर्विसिंग करवाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे ओरल कैविटी की भी सर्विसिंग करवाएं. saying also that more often you visit the dentist, you can save your money. Yes. क्या हमारे दांतों में सेंसिटिविटी का रीज़न सिर्फ कैविटी और केरीज हो सकता है? No, it's not like that कि अगर झंझनाहट हो रही है तो वो केरीज के कारण ही हो रही है. कई बार ऐसे होता है जैसे जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है एनामल की वो भी वॉर्न आउट हो जाती है, तो उनके कारण भी सेंसिटिविटीज़ हो सकती है. उसके और भी कई रीजंस है दैट विल डिस्कस. सो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो ये बोलते हैं कि कैन आई
get a cavity under a filling or a crown or a restorative materials also? येस ऑफ कोर्स यू कैन गेट, अगर हमारा रेस्टोरेशन प्रॉपरली नहीं है, अगर हमने पूरी तरीके से जो हमारा डिकेड पार्ट है उसको हमने एक्सकवेट किया है, देयर इज़ अ हार्डन स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें कैविटी, जहाँ पे रेस्टोरेशन करना है, तो देयर इज़ अ साउंड टूथ स्ट्रक्चर, इट शुड बी देयर. अगर हमने कुछ ऐसा है कि नीचे कुछ केरीज छोड़ दिया है या कुछ सॉफ्ट ब्राउनिश पार्ट अगर हमने छोड़ दिया और उसी के ऊपर हमने फिलिंग कर ली है, तो या देयर आर चांसेस कि हमें सेकेंडरी केरीज डेवलपमेंट हो. उसके अलावा अगर सब कुछ प्रॉपर है बट देयर इज़ अ टेंडेंसी और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जहाँ पे मटेरियल श्रिंकेज भी होता है, उसकी वजह से भी जो माइक्रो लीकेजेस होता है, तो जो भी हम बैक्टीरिया सलाइवा के थ्रू सीप इन करते हैं उससे भी सेकेंडरी केरीज डेवलपमेंट हो सकता है. कई बार पेशेंट्स आके पूछते हैं कि हम कौन सा पेस्ट यूज़ करें कि जिससे हम कैविटी से बच सकते हैं. पेस्ट का हम कोई भी रेकमेंड नहीं कर सकते ऐसे, बट ये है कि ये एडवाइजेबल है कि आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करें जो केरीज कम होने के चांसेस करेगा. बट पेस्ट से जैसे एज यू सेड कि ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रशिंग टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पेस्ट. सो द कंक्लूजन इज़ कि आप प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करें और अच्छे से अपने ओरल और डाइटरी हैबिट और पैटर्न्स को सुधारें, तो ही हम केरीज से बच सकते हैं. सो द कंक्लूजन पार्ट इज़ कि यू शुड विजिट डेंटिस्ट इन एवरी 6 months. जो हाई रिस्क पेशेंट्स है वो और फ्रीक्वेंटली विजिट करें, अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें, अपने डाइटरी पैटर्न्स को सुधारें और अच्छे से ब्रश करें. ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है. ये आप एज अ एडल्ट करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं. आप साथ में ब्रश करेंगे तो बच्चा बड़े को देख के सीखता है, आप उसको भी प्रॉपरली ब्रश करना सिखाएं. आई होप कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड करे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम एंड प्रिवेंशन हमने इसमें इंक्लूड करी है. आपको बहुत नॉलेज हो गया होगा डेंटल केरीज से रिलेटेड. फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है या कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके और हमसे 1-to-1 विजिट करके भी पूछ सकते हैं. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.